Hi friends, this is Karn and welcome to Karn IAS PCS Academy। फ्रेंड्स, जो हम लोग शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये सेट 2 है। जी हाँ, ये सेट 2 नंबर का है। ये किस पब्लिकेशन का है? तो रंजीत सर का है। जी हाँ, आप देख रहे हैं रंजीत सर का ये प्रैक्टिस सेट है। मिशन 50 का है, 1 to 5 लेवल का है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? सुमेलित कीजिए। राजा राम मोहन राय, इनका संबंध किस ऑर्गेनाइजेशन से था? तो ब्रह्म समाज से, यानी 1 का 3। दूसरा, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का संबंध था रामकृष्ण मिशंस। फ्रेंड्स, थोड़ा इसका ऑप्शन भी देखिए, जरूरी है कि आप एलिमिनेशन मेथड को ट्रिक अपनाया कीजिए। यानी 1 का क्या है? 3 है। तो 1 का 3 क्या ऑप्शन देखिए, तो क्या क्या है? 1 का 3 अगर देखिएगा तो ए और बी आंसर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है स्वामी विवेकानंद जी का, तो कौन सा था? तो रामकृष्ण मिशन, यानी ऑप्शन ए। तो बी का ए देखिए, तो बी का ए, जी हाँ, बी का ए इसमें है, मतलब आंसर होगा सी, गारंटेड। क्योंकि आप इस तरह क्वेश्चंस पे एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाएं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है? तो प्रीवियस ईयर है। जी हाँ, यानी बाकी देख लेते हैं कौन किसका है। तो दयानंद सरस्वती जी क्या कौन सा संस्था है? तो आर्य समाज, यानी 1 का 3 का 4। और एमजी रनाडे का कौन सा है? तो प्रार्थना समाज। हालांकि एमजी रनाडे का प्रार्थना समाज डायरेक्ट नहीं है, बट इनके अनुयायी ने ही जो मतलब इनसे इंस्पिरेशन लेके इस समाज का स्थापना हुआ था। आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? मैडम विकाजी कामा को कहा जाता है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। तो ये भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। जी हाँ, जिन्हें लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण किया था। साथ ही साथ भारत के पक्ष में एक बेहतर माहौल भी क्रिएट किया था स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति। एक सवाल और पूछा जाता है, जो पूछा गया कई बार, कि स्टुअर्ट गार्ड में, जी हाँ, स्टुअर्ट गार्ड में झंडा किसने फहराया था? तो मैडम विकाजी कामा। दूसरा जो पूछा जाता है कि स्टुअर्ट गार्ड है कहाँ पे और कब झंडा फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड कहाँ पर है? जर्मनी में। और झंडा 1907 अगस्त में, 22 अगस्त 1907 को फहराए थे। ये इनसे इंपॉर्टेंट है। वैसी बात की जाए तो इसमें और कुछ है, जो एनी बेसेंट भारत की मतलब पहला महिला, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है, लेकिन ये भारतीय नहीं है। अगर भारतीय लगा दे तो फिर आंसर बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैडम विकाजी कामा से कुछ और फैक्ट है। जैसे क्या है, इन्होंने इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंगों का इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। उन्हें भारतीय क्रांति का माता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? तो बजट 2021-22, जी हाँ, ऑप्शन सी है। ये कब हुआ था पेश? तो 1 फरवरी 2021 को, कोविड के काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1989 को, जी हाँ, सिडबी जो भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग है, इसके स्थापना हुआ था। 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1989 के अंतर्गत की गई थी। इसके मुख्यालय की बात की जाए सिडबी का कहाँ है? तो लखनऊ। जी हाँ, कहाँ है? लखनऊ। इसका उद्देश्य क्या है? ऋण प्रवाह को सुगम बनाना और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम कौन सा है? ऑप्शन ए, कायथा संस्कृति। जी हाँ, ये सभी है क्या? तो उस समय की जो समकालीन संस्कृतियाँ थी बहुत सारे, उसी में से जोरबे है, कायथा है, ये सब संस्कृतियाँ हैं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के विकास से पहले, यानी जो मालवा है, यानी अगर
इंडिया का मैप देख रहे थे, ये वाला मध्य प्रदेश का पश्चिम पार्ट जो मालवा संस्कृति है से पहले कायथा संस्कृति का विकास हुआ था। इसका अगर कालखंड की बात की जाए तो 2000 BC से 1800 BC के आसपास का है और ये 500 BC तक अस्तित्व में रहा भी था। चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था तो 16 महाजनपदों एवं गणराज्यों में। ऑप्शन सी। इसकी चर्चा कहाँ 16 महाजनपद का, तो 2 जगह है और ये बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, हमें इसका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय। कौन सा? बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय। दूसरा जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है उसमें, ये दोनों जगह पे मिलता है। नेक्स्ट, इसका अगर क्षेत्र की थोड़ा सा बात की जाए तो उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक एवं हिंदू कुश से गोदावरी तक फैला हुआ था। एक सवाल और इसमें था गणराज, तो इसमें से जो वज्जी और मल्ल ये 2 गणराज था, बाकी 14 क्या था राजतंत्र था। टोटल 16 था, तो इसमें से 2 गणराज और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली कौन था? वत्स, अवंती, मगध और कौशल, ये सब शक्तिशाली था। किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12 शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो कलहन के राजतरंगिणी से। जी हाँ, इसमें राजतरंगिणी में जिसकी रचना की बात की जाए तो 1148 से 1150 के बीच हुआ था। इसमें इतिहास अंकित है कश्मीर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए कुछ जैसे कि सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि 66 में एक अर्थ भी पूछ लिया था, मलिक कुछ टाइप का शब्द था। अलाउद्दीन ने इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर भी किया था। इसका अर्थ होता है दूसरा अलेक्जेंडर, यानी सिकंदर ए सानी मतलब दूसरा अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यह है कहां पर? तो गिरनार पहाड़ी है, गुजरात का गिरनार पहाड़ी सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इस झील के निर्माण के बात की जाए तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश के अनुसार गिरनार के जो राज्यपाल था कौन था, यह भी पूछा जाता है, पुष्यगुप्त वैश्य। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से आरंभ होता है? तो वर्धन वंश की नींव 6ठी शताब्दी के आरंभ में पुष्यभूति वर्धन ने किया था। किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? नरवर्धन, जिसकी थानेश्वर में डाली। और वर्धन वंश की वंशावली नरवर्धन से स्टार्ट होता है। किससे? नरवर्धन से होकर कहाँ तक आता है? तो हर्षवर्धन तक। हर्षवर्धन का पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो गर्म धारा कौन सी है? क्यूरोसियो की जलधारा। जी हाँ, ये कहाँ पर है? तो जापान की काली धारा है, उत्तरी प्रशांत की एक प्रमुख सागरीय धारा है। क्यूरोसियो एक गर्म धारा है। ठीक है, कौन सा है? गर्म जलधारा है। वैसे फ्रेंड्स, आपको हम धारा का जल्द ही मैप एक वीडियो, सेपरेट वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का होगा, इससे मिलने वाला है कल से परसों तक में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो कौन सा सस्ता साधन है? रेल, तो आजकल देख ही रहे महंगा होता जा रहा है। सड़क, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। वायु परिवहन सबसे महंगा है। तो जल परिवहन है, यानी ऑप्शन डी है जो सबसे सस्ता है उपरोक्त में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालू का स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है?
तो ऑप्शन बी पवन। जी हाँ, जो मरुस्थल है या रेतीले प्रदेश में पवन द्वारा बालू या रेत के निक्षेप से निर्मित टीले या टिब्बों को बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये बालू यहाँ थोड़ा जमा, फिर जमा, फिर जमा, जमा, इस तरह से पूरा टीला बन जाता है। नेक्स्ट, इसकी आकृति की बात की जाए तो बाल चंद्र आकृति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। देखिए आंसर क्या दे रखा है, इसका आंसर सिर्फ सी दे रखा है, यानी 14 का सी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा इसमें देख लीजिए ताकि आपको याद हो, चूंकि ये इंग्लिश हिंदी दोनों पूछा था। सबसे पहला क्या है, यानी इस तरह से अगर देखना चाहिएगा तो क्षोभ मंडल, एक सेकंड फ्रेंड इसको जूम ही कर देते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, कितना हुआ टोटल 5। मौसमी घटना संबंधित कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। लेकिन छोटका जो हेलीकॉप्टर है वो भी क्षोभ मंडल में उड़ता है, लेकिन बड़ा जो जेट है, ठीक है, जेट विमान की बात की जाए, जेट का, तो ये उड़ता है समताप मंडल में। समताप मंडल का सबसे महत्वपूर्ण खासियत क्या है? ये जो इसमें ओजोन लेयर का लेयर है जो कि यूवी रेज को रोकता है। उसके अलावा दूसरा, ये आयन मंडल की बात की जाए, सॉरी मध्य मंडल और आयन मंडल। आयन मंडल खासियत क्या है? मध्य मंडल में उल्का गिरता है और आयन मंडल में जो रेडियो संचार है वो होता है। बहिर्मंडल में जो सेटेलाइट है, कृत्रिम सेटेलाइट, उसको स्थापित किया जाता है। बाकी इसका डिस्टेंस की बात की जाए तो मिलेगा नेक्स्ट किसी टॉपिक में, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो इसका डिटेल भी दिया जाएगा। इसमें कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा या से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो आंसर सी, शांत एवं स्थिर वायु। जी हाँ, क्या होगा? शांत एवं स्थिर वायु। इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। नेक्स्ट, एक सेकेंड फ्रेंड, इसका फ्रेंड्स बी दे रखा है, तो इसको बी देख लिया जाए क्या दे रखा है। 15 का बी, 15 की बी है शांत एवं स्थिर वायु। जी हाँ यार, अच्छा आपको बी सी में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो कमेंट करें, मुझे तो नहीं दिख रहा है। आंसर बी सी है, बी होगा शांत एवं स्थिर वायु। हालांकि इसका आंसर ऑप्शन देख के बता सकते हैं आप लोग कि क्या अलग अलग दिख रहा है। ये भी है बादल युक्त आकाश, लेकिन ये जो कॉमन आंसर की वजह से कंफ्यूज हो गया था, तो सिंगल सिंगल इसको कंसीडर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार के किस जिले में तेलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर में है। कहाँ पर है? कैमूर में, कैमूर जिला में है। और ये नदी, यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार पर स्थित है। कहाँ है? दुर्गावती नदी, ये रोहतास, अगर आपको मैप याद हो बिहार का थोड़ा सा भी, तो ये मान लीजिए ये जो इलाका है ये है रोहतास का। रोहतास किस पर्वत का पार्ट है? तो विंध्य का पार्ट है। ठीक है, तो इसी पर दुर्गावती नदी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखूर झील बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा झील, जी हाँ, एक ही मात्र झील है जो है कन्वर झील। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको कन्वर भी मिलेगा, काबर भी मिलेगा, और एक और नाम से जाना जाता है, चूंकि ये बेगूसराय जिला में है। और ये 67 बीपीएससी में पूछा था, और दोनों पूछा था, कन्वर भी पूछा था, काबर भी पूछा था। एक वेट जो जिसको रामसर साइट में शामिल गया था उसके लिए पूछा था, और एक एशिया का ताज़ा झील था उसके लिए पूछा था। ठीक है, ये बेगूसराय जिला में। दूसरी बात इसमें और जो महत्वपूर्ण है कि बिहार का एकमात्र ये है जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया। जो रामसर स्थल नंबर कितना है? तो नंबर है इसका 39वां स्थल था। रामसर क्या है? तो एक ईरान का शहर है। जी हाँ, क्या है? ईरान का शहर है जो आर्द्रभूमि से रिलेटेड कंजर्वेशन का प्रोविजंस करता है। पहली बात। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट है कि किसी भी विशेष क्षेत्र या विशेष चीज को कंजर्वेशन करने वाला ये पहला सम्मेलन भी है। मतलब जैसे कि रामसर मतलब आर्द्रभूमि एक क्षेत्र है तो उसको कंजर्वेशन के लिए, बाकी होलिस्टिक वे में हो रहा था चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं? तो क्रस्ट यानी परपरी यानी परपट्टी होना चाहिए, परपट्टी। ठीक है,
ऊपरी भाग को भूपरपट्टी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, गहराई, औसत गहराई कितना है 5 से 70 किलोमीटर। ठीक है, यह परत अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इस परत का निर्माण कैसे हुआ, तो अवसादी चट्टान से। इस परत का संगठन जिसमें सिलिका, फेस्पर और मैग्नीशियम है। ठीक है, नेक्स्ट, गोदावरी नदी निकलती है, सवाल है कहाँ से, तो नासिक से। जी हाँ, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक से। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए दक्षिण का गंगा कहा जाता है। देखिए, दक्षिण का गंगा, इन दक्षिण मतलब ये पूरा दक्षिण का गंगा हो गया। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में नासिक जिले से है, पश्चिमी तट के त्रंबकम पहाड़ी से। इसकी लंबाई की बात करें 1400 कितना है 65। इसको मैप में थोड़ा देखना चाहिए, देख लीजिए। मान लीजिए ये पहाड़ी है, ठीक है, सतपुरा का है, बीच में क्या है, ऊपर नर्मदा, नीचे तापी, बीच में पहाड़ी है, ये बिंद का क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए ये मध्य प्रदेश, सॉरी ये कहाँ से निकलता है, तो बम्बई के जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकम है यहाँ से निकलता है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकम से नासिक जिला से, महाराष्ट्र के नासिक जिला से उत्पत्ति होकर ये कहाँ जाता है, तो बे ऑफ बंगाल में। इसकी लंबाई कितना है 1465 किलोमीटर और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, और भी कोई नदी है क्या इसमें दिया हुआ, नहीं। अमरकंटक से भी कई नदी निकलती है, सोन, नर्मदा और महानदी। महानदी या महानंदा, ये एक बिहार में, एक उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 20, सुएज नहर जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन बी। अगर आपको याद हो, ये अफ्रीका का मैप है। ठीक है, ये अफ्रीका है, ये मेडिटेरियन सी है, इस तरह से। जी हाँ, ये जो पार्ट है ना, ये है लाल सागर, ये भूमध्य सागर, ये बीच में क्या है, सुएज नहर है। इसका निर्माण की बात की जाए तो कब हुआ था, तो 1858 में, 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्निनेड, कौन था, फर्निनेड ने किया था, देख रेख में इसका निर्माण हुआ था, 10 वर्ष में हुआ था। और ये 1869 से शुरू हो गया। इसके शुरू होने से 7000 या 8000 किलोमीटर है जो दूरी कम गया भारत से, किसका, तो यूरोप का। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संविधान संशोधन में शामिल है। 73वें पंचायती राज से संबंधित था, तो पंचायती राज किस तरह से है, तो 3 टायर है। देखिए, नगर निगम है क्या पंचायती राज में, नगर निगम होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये नगर निगम जब होगा नहीं तो ऑप्शन डी हटा दीजिए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। जी हाँ, केवल आपको ये पता है कि शहरी निकाय इसमें शामिल नहीं है, तो आप गारंटेड आंसर निकालिएगा, ऑप्शन ए होगा, यानी जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। जी, इसका 3 टायर है। ऐसे बिहार में 4 टायर है। 3 टायर कौन कौन सा है, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर, जिला पंचायत। और बिहार में एक चौथा कौन सा है, तो ये वार्ड कमिश्नर, यानी आंसर क्या होगा, ए। ये कब आया था, तो 92 में। लागू कब हुआ, 93 में। किस तारीख को, तो 1 अप्रैल को, सॉरी 24 अप्रैल को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है, तो आंसर डी होगा इसका, संसद। ठीक है, संसद के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, किसके पास, संसद के पास। दैट मीन्स ये लिया कहां से गया है, तो ये लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है, तो कनाडा से। स्मार्टली आंसर ऑप्शन बनाया है कि यहाँ पे राज्य तथा केंद्र सरकार दे रखा है, स्थानीय निकाय दे रखा है और राज्य सरकार, तो ये संसद के पास है। ठीक है, तो संसद किसके अधीन काम, सॉरी संसद में मेन प्रमुख कौन सा होता है, केंद्र सरकार। केंद्र यानी केंद्र दे रखा है। हालांकि अगर ऑप्शन सांसद होता तो आपको सांसद के साथ जाना, क्योंकि वो प्रॉपर टर्म यूज किया गया है। ठीक है, ये किस देश से लिया गया अवशिष्ट शक्तियां, तो ये जो लिया गया है कनाडा के संविधान से। जी हाँ, अमेरिका संविधान से राज्य को प्रदान की गई, जबकि अमेरिका में क्या है, ये राज्य को दिया गया, कनाडा में केंद्र को दिया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो डॉक्टर BN राव जी थे संवैधानिक सलाहकार। ये थे IAS ऑफिसर थे और अनेक भाषा के जानकार भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये अनेक भाषा के जानकार थे। क्वेश्चन नंबर 24,
भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। जी हाँ, कितने सदस्य इसमें होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। उससे पहले ये जान लीजिए, समितियाँ जनरली दो टाइप की है, एक एडहॉक वाला, दूसरा अस्थाई वाला। मतलब एक मतलब अस्थाई और अस्थाई वाला, ठीक है। जो वित्त से संबंधित है यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का 3 समितियां हैं। कौन कौन है? सबसे पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति और तीसरा है सरकारी उपक्रम समिति। जी हाँ, यानी BCD क्या है? तीनों का संबंध किससे है? तो वित्त से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो पूछा जाता है कि ये जो लोक लेखा समिति है इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं कि नहीं होते? जी हाँ, होता है। प्राक्कलन समिति में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको कमेंट करके बताना भी है। होता है तो 30। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को पिन भी किया जाएगा एकदम सहजता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो मोदी जी के बाद हुआ, जब मोदी जी कार्यकाल में आए तब। कब आया? तो नवंबर 2014 में। इसमें अंतर क्या है? कुछ अंतर है, हालांकि ये मेंस में पढ़ना है बट थोड़ा सा जान लीजिए। अंतर यह है कि पहले क्या था ना, पहले हम लोग एग्रेसिवली एक्शन नहीं लेते थे, मतलब हम लोग देखते थे। इसमें अब क्या हुआ कि जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, उसमें जो एक्टिविटी हो रहा है उसमें हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और कुछ जो परियोजनाएं था उसको भी बहुत शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो 9वीं अनुसूची में देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश लगा दिया। इसका सीधा सा सवाल कहना ये चाह रहा है कि भूमि सुधार कानून का संबंध किस अनुसूची से है? तो 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951 में। किसके कार्यकाल में? तो नेहरू जी के कार्यकाल में। क्यों? तो जुडिशियल रिव्यू से यानी न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो 1976 में। जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। और शुरू में कितना था? तो 11, शुरू में कितना था? 10। बाद में एक राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया तो एक टोटल हो गया 11। एक सवाल और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना था? तो मूल कर्तव्य था ही नहीं। मूल कर्तव्य संख्या कितना था? 0/सन्नाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1959 में। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में, गांधी जयंती के शुभ अवसर पे, ठीक है। गांधी जी का सपना था, उनके जो अनुयायी थे नेहरू जी, इनको ये पालन करते हैं, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पाया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को। जी हाँ, भागलपुर को सिल्क सिटी। लेकिन CDPO एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में कपड़ा उद्योग कहाँ पर है? कपड़ा उद्योग कहाँ पर है? तो आपके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले? भागलपुर। जी हाँ, भागलपुर के अलावा कई अन्य स्थल भी है। आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन क्या क्या है, क्योंकि सिल्क स्पेशल जरूर भागलपुर है लेकिन कपड़ा कई अन्य जगह पर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ऑप्शन डी 51.50। जी हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तथा पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो पुरुष है 71.20%, जबकि देश की बात की जाए तो देश में 73% नहीं 74% होना चाहिए था। एक फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा कितना है, 73 या 74, क्योंकि इसमें दे रखा है 73। पुरुष साक्षरता दर की बात से ओवरऑल तो 80% से ऊपर है, महिला साक्षरता दर 64% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अरहर की संकर किस्म है? तो ऑप्शन ए ICPH8। जी हाँ, इसमें क्या है DT एवं IC मतलब मिलाकर इसे ICPL161 को मिलाकर बनाया गया था। मतलब सिंपल ये पूछा जा सकता है कि ICPH क्या है? 8। तो अरहर का संकर किस्म है।
क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो प्रथम जो विधि आयोग अध्यक्ष थे वो थे अटॉर्नी जनरल एम.सी. सीतलवाड़ा, एम.सी. सीतलवाड़ा, यानी दूसरा ऑप्शन दे रखा होगा। आंसर डी है एम.सी. सीतलवाद, ठीक है, सीतलवाड़ होगा, वाद होना चाहिए, ठीक है, नियुक्त किया गया था। अब देखिए वर्तमान में 22वें विधि आयोग आ चुका है, ठीक है, 22वें विधि आयोग, इसका हेड कौन है? तो ऋतु अवस्थी है। क्या है? ऋतु अवस्थी। मैंने कैसे याद किया? हमारे फ्रेंड का नाम ऋतु है, उसी के नाम से मैंने ट्रिक बना लिया कि ऋतु विधि आयोग में है। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? तो वेजिटेबल फोसिंग, ऑप्शन डी। इस विधि में सब्जियों को उगाने के लिए कांच या प्लास्टिक की एक संरचना बनाई जाती है और सब्जियों को उगाने के लिए कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है। मस्त तरह ऐसे रहता है, ये खासकर यूरोप में दिखता है या जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, इस तरह से ऊपर कवर कर दिया जाता है शीशा या प्लास्टिक से, और यहाँ पे पौधा लगा दिया जाता है ताकि इसको उतना मतलब सर्वाइवल टेम्परेचर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है? मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य क्या है? तो घनत्व का औसत मूल्य कितना है? 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी। 33, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो कौन सा विधि अपनाई जाती है? आप लोग देखा भी होगा, स्टेप तरह से बनाता है, समुच्च, ऑप्शन ए, समुच्च विधि। यह विधि क्षरण या नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाले किस्म है। यानी क्या है? समुच्च। आपको याद कर लेना है कौन सा टर्म आया है, समुच्च। या स्टेप फार्मिंग भी होता है, मतलब सीढ़ी नुमा स्टेप बना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? पंचम सवारी ताल में तो 15 है। कितना है? 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यानी आंसर क्या था? आंसर बी, जी हाँ आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 37, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। यह गीत उनके द्वारा जो मतलब रचा गया था। उपन्यास किस उपन्यास से प्रेरित है? तो आनंद मठ। जी हाँ, ये कई बार पूछा जा चुका है कि आनंद मठ का इंस्पिरेशन क्या है या वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद मठ से। ये एक तरह से सन्यासी जो विद्रोह था उससे कुछ इंस्पिरेशनल है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसकी रचना कब हुआ था? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है सी, क्या है? प्रातःकाल। राग भैरव का गायन समय प्रातःकालीन सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच है। राग में 7 स्वर लगते हैं, आप लोग लगाइए 7 स्वर। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में यदि एक राज्य का एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में संशोधन करना आवश्यक होगी? पहली बात, ये क्वेश्चन है 67 मेंस में करंट अफेयर में था। जी हाँ, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में था। उसके अलावा 66 प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन था जो मतलब डायनेमिक तरीके से था, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कौन सा अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ई तो दे नहीं रखा है। अब देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉपी किया गया है, ठीक है, इसलिए इसका देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन ई इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि ये कोई प्रीवियस ईयर है, ई ऑप्शन है ही नहीं। इसमें यह कहना चाह रहा है कि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो संविधान का अनुच्छेद 356 सहित कई अन्य अनुच्छेदों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की सरकार को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। उसके अलावा भी एक और चीज़ है, जैसे कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, जनप्रतिनिधि अधिनियम जो कानून है उसमें इसको संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा कई अनुच्छेद है, ठीक है, इसलिए
इसका आंसर इसमें डी होगा, उपरोक्त में से। ऐसे ई दे रखा है, ई मतलब होता है उपरोक्त में इसका भी, लेकिन चूंकि ये प्रीवियस ईयर है इसलिए ये इसका आंसर मान चलिए कुछ नहीं है। एक्सप्लेनेशन भी वही दिया जो मैंने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 40, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं। तो अनुपात क्या रहता है? मृदा कणाकार। ये क्या है? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा। जी हाँ, यह सिर्फ आंसर ऑप्शन ए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 41, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए है अल्टियस सिटियस फोर्टियस। ऑप्शन ए, जी हाँ, क्या है? अल्टियस सिटियस फोर्टियस, मतलब जिसका अर्थ होता है तेज, उच्च और मजबूत। तेज, उच्च और मजबूत। नेक्स्ट, अल्टियस झंडे पर 5 वृत्त है, ठीक है। सॉरी, ओलंपिक झंडा पर, ओलंपिक जो झंडा है उस पर 5 वृत्त है जो 5 महाद्वीपों को इंगित करता है। नेक्स्ट, कुछ और फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो पुलेला गोपीचंद है। जी हाँ, 2000 वर्ष में दिया गया था और यह बैडमिंटन के बड़े खिलाड़ी और कोच भी हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 43 आंसर दे रखा है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन दे रखा है 0, यानी कुछ भी नहीं, यानी 5 प्रकार के। 44 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? आसन घुटनों के लिए, आसन के लिए कौन अच्छा है? तो ब्रजरासन, ब्रजासन। आप थोड़ा करके देख लीजिए, आंसर ये दे रखा है 44 का डी। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ये करेंट से रिलेटेड है, तो कहाँ खोला गया? ऑप्शन बी, मणिपुर। जी हाँ, क्या दे रखा है? मणिपुर राज्य में खोला गया। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसका जो उद्घाटन मोदी जी ने किए हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? विटामिन और खनिज लवण, यानी ऑप्शन बी। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। वैसे एक चीज़ पूछा जाता है कि फैट्स का डाइजेशन कहाँ होता है कंप्लीट? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो माउथ में। माउथ में क्या पचता है? स्टार्च। किसके माध्यम से? स्टालिन एंड टेलिन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? तो ऑप्शन सी, उबालना। जी हाँ, हीट की वजह से वो उबलता है और उबलने के माध्यम से भोजन पकता है। इसमें क्या होता है कि उसके जो भूजने या तलने से, जो सेकने से जो पोषक तत्व है वो उसके तुलना में उबालने में नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होती है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने में। जी हाँ, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और वह खून में अवशोषित करने के लिए उपलब्ध हो जाता है, यानी ब्लड में जाने से पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो क्या है? वेरियोला वायरस। ऑप्शन सी। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 50, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है तो रोगी को पानी में डूबने पर, रोगी के पानी में डूबने पर। इसमें क्या होता है? दम घुटने या बिजली का झटका लगने आदि पर कृत्रिम सांस देने की एक विधि है। ये क्या है? सेफर विधि। तो एक तरह से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जाता है। इसमें होता है क्या है, जो कभी कभी देखिएगा आप यूट्यूब पे बहुत सारे दिखाता है शॉर्ट्स में, जो पेट के बल जो लेटाया जाता है ना, पीठ पर मतलब लेटाकर, और उसको जो मतलब एक तरह से पंप किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, वही विधि है, जिससे कि फेफड़े पर, लंग्स पर प्रेशर बने और वो ऑटोमेटिक उसका ब्रीदिंग स्टार्ट हो। क्वेश्चन नंबर 51, संपोषणीय विकास के लिए संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? ये व्याख्या किसने किया था? तो ऑप्शन ए, ब्रेटलैंड रिपोर्ट्स। जी हाँ, आज के ईबीएस क्लास में इसको डिस्कशन किया गया, आज से स्टार्ट किया गया था। ये कब आया था? 1897।
1987 में आया था। और ये इसका मेन क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, साझा भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट P2, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉल्फिन को, यानी ये है ऑप्शन ए गैंगेटिक डॉल्फिन है। ये 5 अक्टूबर 2009 को जो मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी की जो प्राधिकरण की गठन कर गया और विलुप्त हो रहे उसे बचाने के लिए 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन दिवस भी अब मनाया जाने लगा है। ऐसे डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन भी है, गैंगेटिक डॉल्फिन, साथ साथ ये जो सिंधु नदी है उसमें भी डॉल्फिन है। ठीक है, तो बस ध्यान रखना। इसका संरक्षण केंद्र कहाँ पर बना है? तो बिहार में। ऑप्शन ए है 53 नंबर। क्या कह रहा है? किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है? ये फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य प्रभाव वाली गैस कौन सा है, ठीक है, और सामान्य प्रभाव वाली क्या है। 3 तरह, एक तो नहीं, मुख्य और सामान्य वाला। तो नहीं कौन सा है? तो जो नाइट्रोजन है ये नहीं है, इसकी उपस्थिति कितना है? 78% वायुमंडल में। ओजोन O3 समताप मंडल में मिलता है। मीथेन CH4 ये कई जगह मिलता है, जिससे कि गाय के जुगाली यानी जानवर के जुगाली। मीथेन यानी मार्स गैस भी कहते हैं, कोयले खान से निकलता है, और ये साथ ही साथ जो धान के खेत है वहाँ से निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड मेन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक सवाल और फ्रेंड्स, जो डेटा है आप लोग डेटा बहुत कंफ्यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट में? 0.03% में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो मृदा अपरदन को रोकना ये संरक्षण विधि है। पूछ रहा नहीं कौन सा है? जैविक खाद, जी हाँ, जैविक खाद से उसकी पोषकता बनी रहेगी। फसल चक्र, जी हाँ, फसल चक्र से भी पोषकता बनी रहता है। और कीटनाशक रसायन का उपयोग करना, जी नहीं, ये इससे पोषक तत्व में कमी आती है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, यानी वो जो घूमने वाला चीज होता है वो उसके वजह से, यानी प्रस्फुटन में ज़्यादा दबाव होने पर, जी नहीं, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, वृद्ध अवस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी। क्या दे रखा है कि कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। इसके कारण हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है, गिरने, खसकने, झुकने जैसे हल्के तनाव में भी गंभीर फ्रैक्चर हो जाता है। यही वजह है कि बूढ़े आदमी को ऑपरेशन बोन का नहीं होता है। अब बचा रिकेट्स, ये विटामिन किसकी कमी से होता है? आपको कमेंट्स करके बताना है, क्योंकि किरण सेट में ये बैक टू बैक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? कौन सा प्रोटीन है? तो उसमें हीमोग्लोबिन में तो ग्लोबिन नामक प्रोटीन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो ऑप्शन बी हार्वर्ड। ये क्या है? एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करने के कारण इनका जनक कहा जाता है, यानी दैनिक योजना को इनका जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, योजना विधि आधारित है तो किस पे था? करके सीखने पर। जी हाँ, आप लोग पढ़े होंगे। इसका प्रवर्तक कौन है? WH किलपैट्रिक थे। योजना विधि प्रवर्तक कौन है? WH किलपैट्रिक। यह जो अनुभव पर आधारित है इसलिए करके सीखने ऑप्शन दे रखा है। 61, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, लेटेस्ट में 66 बीपीएससी में पूछा था। भोला भाई देसाई जी थे। देखते हो ऑप्शन क्या दे रखा है, यानी भोला भाई देसाई जी, ऑप्शन डी होगा, ये है। अब इसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हैं। अब इसमें कुछ ये दे रखा है कि नोट, इस प्रश्न के 2 उत्तर सी तथा डी सही है, अतः कोई एक विकल्प नहीं चुनना जा सकता। प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज, देखिए
फ्रेंड्स दो क्या बोल रहा है, बी और सी सही है, लेकिन ये सवाल में गलत, नेतृत्व किसने किया था, सवाल क्या है, वंस अगेन ये सवाल आ जाता किसका नेतृत्व किसने किया था वकीलों का, तो भोला भाई देसाई ने नेतृत्व किया था। इसके अलावा इसमें कई और वकील थे जैसे तेज बहादुर सफरू, कैलाशनाथ काटजू, असफ अली, ये सब थे। इवन ये भी नेहरू जी भी थे, और कई वर्ष बाद ये हुआ था। ये किसके लिए हुआ था, तो जो आज़ाद हिंद फौज था, ठीक है, वो एक और फेमस है, ये कहाँ हुआ था, लाल किला, लाल किला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया, तो किसने किया था, संविधान सभा ने। किसने किया था, संविधान सभा ने। विधानसभा है यही 26 जनवरी 1950 को भारत की संसद के रूप में स्वीकृत हुई, ठीक है। और प्रथम निर्वाचन कब हुआ, 1952। नेक्स्ट, यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि यानी भारत का जो अंतरिक्ष संसद काम कौन कर रहा था, काम जो अंतरिक्ष संसद एक तरह से संविधान सभा ही कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया, तो नहीं किया कौन, मोहन सिंह, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह नहीं किया था क्योंकि वे पहले ही नज़रबंद किए जा चुके थे, जबकि दिल्ली के लाल किले में चलाई गई मुकदमे में कौन कौन थे फौज के अधिकारी, गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज, या मतलब जिसको कई लंबी सजाई, जिसमें से लक्ष्मी सहगल भी थी, उनको मतलब आज़ादी के बाद उनको रिलीज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया, तो सुचिता कृपलानी। जी हाँ, ये क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो कितने वर्ष रहे थे, 21 वर्ष। ये जब गए थे तो 24 साल की उम्र में थे, आए तो 45 उम्र में हो गया, ठीक है। जन्म कब हुआ तो ये आपको पता ही होगा, लेकिन जो एक सवाल पूछा जाता है कि वो दक्षिण अफ्रीका में, यानी जो भारत में जो प्रयोग किए हैं वो सब प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही कर चुके थे, और वापस कब आए, तो 9 जनवरी 1915। कब आए, 9 जनवरी 1915। इसी उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो सिरोल ने कहा था, यानी वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, और उसने के लिए उस पर मतलब असंतोष, इसके लिए उन्होंने यानी जो तिलक जी थे क्या कर दिए थे, मानहानि का केस भी कर दिए थे। 67 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था, तो कैप्टन मोहन सिंह थे। अगर इसकी बात की जाए तो 15 सितंबर 1941 को कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया, जो सिंगापुर का पार्ट है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, और 7 जुलाई 1947 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की, यार 47 नहीं 43 होगा यहाँ पे, 7 जुलाई 1943 को, मतलब 43 होगा, गलत से दे दिया 43 को सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष बाबू को सौंप देते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है, कथन है, और उसको सही से देखते हैं, चुनते हैं, 1 2 3 4 कथन है। क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। जी हाँ, एक सही है, देखिए एक सही है, तो केवल 2 बोला, खत्म। दूसरा पढ़िए, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। जी हाँ, ये एक थे, ठीक है, एक सदस्य थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, दोनों सही है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक गठन कब हुआ था, तो जब कांग्रेस से रिजाइन दिए थे तब फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किए थे 1939 में, जबकि ये जो सोशलिस्ट रिपब्लिक जो आया था 1928 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट
मतलब कि 69 नंबर क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था? वापस लेने का कारण क्या था? कारण बहुत साधारण था कि चौरी चौरा की हिंसा हुई थी 5 फरवरी को और गांधी जी इससे रुष्ट हो गए और 12 फरवरी को आंदोलन को वापस ले लिए। इससे परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस में फूट हो गया। एक आया स्वराज पार्टी, जिसका गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और रास बिहारी बोस, नहीं रास बिहारी बोस ने, बल्कि CR दास थे, CR दास। ये दोनों ने इसका मतलब गठन किए थे। और इसमें हुआ क्या था कि 22 पुलिसकर्मी, जी हाँ 22 पुलिसकर्मी जिंदे जला दिया गया था, जिसे गांधी जी काफ़ी क्षुब्ध हो गए थे, रुष्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 70, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति का संबंध जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। किससे है? पुनर्संरचना से। कब गठन हुआ था? 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? देखिए सामाजिक लग गया है तो आपके दिमाग में आना चाहिए बहुउद्देशीय फसलें। ठीक है, कौन सा? बहुउद्देशीय फसलें, इसमें से फल फूल चारा ईंधन जो सब दे सके। जैसे कि इससे क्या होगा? रोजगार मिलेगा, आर्थिक विकास होगा, पर्यावरण संतुलन होगा, प्रादेशिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जीडीपी देश वृद्धि होगा, जीडीपी वृद्धि होने से देश में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होगा, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होगा तब जीवन स्तर में सुधार होगा, तो हाई जो लिंग स्टैंडर्ड होगा तो बाल मृत्यु दर कम होगा। इस तरह से आप लंबे कहानी खींच सकते हैं। सब मेंस में जुमला है, इस मेंस का। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? स्मार्ट जेल होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, क्या है? एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, नकल है, यानी ऑप्शन ए दे रखा है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 73, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को पूर्ण रोक लगा दी है? तो पहला कौन था? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वैसे तो पूरे भारत में बैन है सिंगल यूज प्लास्टिक, दैट मीन्स जो छोटे माइक्रोन का है, कम माइक्रोन का, वो वाला। 74 नंबर क्या कह रहा है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? यानी CO2 के बढ़ देने से क्या नहीं होगा? देखिए पृथ्वी गर्म हो जाएगी, जी हाँ हो जाएगा। ध्रुव पर बर्फ पिघलेगा, जी हाँ बर्फ पिघलेगा। समुद्री तट घट जाएगी, जी नहीं। तट घटेगा, समुद्री तट नहीं, इवन समुद्री तट बढ़ जाएगा, यानी आंसर सी होगा। वायुताप बढ़ जाएगा, जी हाँ वायुताप बढ़ जाएगा, आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? कौन सा माना जाता है? ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। क्यों? क्योंकि जल अधिक सोखता है, जी हाँ ज़्यादा जल सोखेगा तो फिर दिक्कत करेगा और ह्यूमस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 76, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई, कब माना जाएगा? तो ऑप्शन सी, पिछले 40 वर्षों से। ऐसे फ्रेंड्स थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, विलुप्त कब माना जाता है कि कोई अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखा। अच्छा ठीक है, ये सही है, मतलब घोषित कब किया जाता है? तो अगर आखिर जो उसका एविडेंस था जंगल में भी कहीं भी उसके 5 साल तक अगर नहीं दिखा तो ये मान लिया जाता है कि वो अब खत्म है, उसको विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। जैसे भारत में चिता खत्म हुआ 47 में, लेकिन घोषित किया गया 52 में। क्वेश्चन नंबर 77 फ्रेंड्स, वैसे आपको डाउट हो क्वेश्चन पे तो आंसर कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का स्वागत है। क्या कह रहा है? मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन बी, प्रतिजैविक। ऑप्शन क्या है? प्रतिजैविक नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए होगा परजैविक। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है परजैविक, यानी जो प्रदूषण मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, फैक्ट्रियों द्वारा, वाहनों द्वारा आदि द्वारा, वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए परजैविक। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? पेयजल में सखियां या प्रदूषक सर्वाधिक है, ये कहां पर है?
तो ऑप्शन बी कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषित है, कानपुर में। वैसे आप को अगर कोई लेटेस्ट डेटा हो तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों में से सही चुनिए। सही कौन सा है? सबसे ज़्यादा शहरीकरण कौन सा है? पटना, उसके बाद मुंगेर, तब नालंदा, यानी ऑप्शन ए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन किधर है, स्मॉलर देन किधर है, ताकि आंसर सही से पिक कर सके। ऐसे भी आपको पता है सर्वाधिक शहर कहाँ है? पटना में। अब ऑप्शन देखिए, पटना बीच में आएगा क्या? नहीं, ऑप्शन बी खत्म। ठीक है, दूसरा मुंगेर नालंदा, नहीं, दूसरे नंबर पर मुंगेर है, नालंदा खत्म, मुंगेर है दूसरे नंबर पर, यानी इस दोनों में से कंफ्यूज हो सकते थे, बट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे एक लेटेस्ट डेटा है, बिहार में शहरीकरण कितना है? 15.3%, जबकि 2011 जनगणना के अनुसार कितना था? 11.3%। क्वेश्चन नंबर 80, औद्योगिक मलबे से संबंधित रासायनिक प्रदूषक होता है, तो कौन सा है? चमड़ा उद्योग मेनली क्या है? ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग। ये क्या होता है? चमड़ा वाला जो अवशिष्ट है वो जल में बहकर चला जाता है और उससे क्या होता है? क्लोराइड, सल्फाइड, पारा आदि नील मतलब उसमें मिल जाता है, जो मछली खाने से ह्यूमन तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, विश्व की हरित गृह गैस में भारत का अधिभाग है। भारत का कितना भाग है? लगभग 5%। जी हाँ, लगभग कितना है? 5%। लेकिन 5% के कारण क्या है? भारत का विशाल पॉपुलेशन है। क्या है? विशाल पॉपुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा नहीं है। जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो सभी के लिए वायु मार्ग। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है 66 या 67 में ही, ये प्रीवियस ईयर है। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज, बिना किसी ऑप्शन बदलाव किए हुए। इसका आंसर क्या होगा? डी। यानी युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, सशक्त महिला, सक्षम महिला है, हर खेत में सिंचाई की पानी है, लेकिन सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है, मतलब ऑप्शन तक भी नहीं बदला गया है, बीपीएससी से उठा के दे दिया गया। उसके अलावा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर और सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंध नहीं है? तो नहीं किसका है? जल प्रबंधन से, बाकी वन रोपण से है, औद्योगिक प्रबंधन से है, वन जीव सुरक्षा से है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। यकीन मानिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, प्लस मुझे एग्जाम भी नहीं देना। जी हाँ, मुझे एग्जाम नहीं देना है शिक्षक भर्ती वाला, मेरे पास डिग्री नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे पास घमंड है, जी नहीं, डिग्री नहीं है, इसकी वजह से मैं नहीं देने वाला हूँ। आपके लिए बुक लाता हूँ, खरीदता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, शेयर करता हूँ, तो काफ़ी मेहनत लगता है। अगर पसंद आए तो ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वैसे और पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो उसका टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके करना IAS अकेडमी सर्च करने पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, पर्यावरण से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशु को प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में, जी हाँ, उनके संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे रहता है। जी हाँ, भौतिक, जीवकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों का अंतःक्रियन व्यवस्था जो अंतर संबंधित है। ऑप्शन डी। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आज के डेट में, जी हाँ, आप जाइए घटना चक्र का ईबीएस प्लेलिस्ट नाम से बना हुआ है, उसमें सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। यानी इसमें कुछ मेहनत नहीं किया गया, बस कॉपी पेस्ट किया गया है, और ताकि बेहतर कलेक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, क्या कह रहा है? पर्यावरण अपकर्षक से अभिप्राय। ये भी प्रीवियस ईयर है, यूपीएससी का पूछा हुआ, तो इसलिए डरना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, आपसे नहीं बन रहा, खुशी की बात है। ये यूपीएससी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी क्या कह रहा है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। जी हाँ, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, उपरोक्त सभी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अगर आपसे गलत हो रहा है तो आपको टेंशन की बात नहीं है, इस लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 86, भूमंडलीय ऊष्मांक की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? यानी मतलब ऊष्मन यानी टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, इसके वजह से? तो कई बार डिस्कशन किया गया ड्यू टू CO2 के उपस्थिति से। ये है कितना? 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, किसी जल क्षेत्र में BDO की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या है? उसका जल क्या है? तो सजीवों से प्रदूषित है। जी हाँ, ये सेट नंबर 1 में भी डिस्कशन किया गया, जो कि अभी आया है तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं। BOD मतलब क्या होता है और COD, चूंकि BOD दे रखा है, BOD इसका फुल फॉर्म भी याद कर लें, BPSC फुल फॉर्म भी पूछती है। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? मान लीजिए एक तरह से ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ऑक्सीजन पाइप लगा देता है। मान लीजिए ऑक्सीजन पाइप है, यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई किया और इसमें जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जैसे पेपर है, लकड़ी है, जो गल जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो गलता है। उसी में क्या है, जो छोटे छोटे जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पाइप है, ये ऑक्सीजन पाइप है, मान लीजिए ऑक्सीजन टैंक है, ये पाइप है, और जितना ऑक्सीजन डिमांड होगा उससे क्या पता चलेगा कि उसमें उतना ज़्यादा जीव है। ज़्यादा जीव है मतलब पानी ज़्यादा प्रदूषित है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑक्सीजन कम मांग रहा है तो मतलब कम जीव है, कम जीव है मतलब कम प्रदूषित है। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे कि अगर BOD की मात्रा कम है मतलब कि जल ज़्यादा स्वच्छ है, ज़्यादा मांग डिमांड कर रहा है मतलब ज़्यादा प्रदूषित है। आप क्वेश्चन नंबर 88, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है तो कौन सा है? ऑप्शन C, पॉपुलर। वैसे जैसे कि तुलसी का पेड़ है, ये सब भी क्या करता है ना कि मतलब काम करता है। उसके अलावा जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट जो है मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक पदार्थ को भी अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए मनी प्लांट घर में लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतम या श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन A, वन रोपण। जी हाँ, वन रोपण से ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 90, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, इसका योगदान सर्वाधिक है। अगर प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन नाइट्रस है, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इत्यादि है। तो ये फ्रेंड्स, ये क्या है? ये आपको था GS पोर्शन, GK GS। इसके अलावा नीचे मैथ रीजनिंग दिया गया है, जिसका आपको सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा होगा। नीचे क्या सॉल्यूशन दिख रहा है ना, हॉट ट्रिक के साथ। ये सॉल्यूशन भी PDF शेयर किया गया। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया एंड वंदे मातरम। जय हिंद फ्रेंड्स।